हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे मैं आपको हिंदी की प्रिपरेशन कराती हूँ। तो आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं या हमारे अदर कोर्सेज़ को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर आपको मेरी क्लासेस की सारी डेमो क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे और परचेज़ से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो है कुसुमखेड़ा चौराहे पे हनुमान मंदिर के पास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, हमारे जो हिंदी काव्य साहित्य के जो कवि लोग हैं उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से हमारे कवि थे। काव्य साहित्य की बात कर रहे हैं तो इन्होंने क्या उपन्यास लिखे, क्या कहानी लिखी और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्यों पर इन्होंने बात की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आज हम जानेंगे किसके बारे में, महान कवि के बारे में। जो महान कवि कौन है, हमारे जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। देखो, जयशंकर प्रसाद जी है हमारे छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मतलब कि अगर एक वर्ड में बोलूं तो इनको हम लोग आधुनिक कवि के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप सभी पता होगा आधुनिक कवि। जब आपको पता है जब आधुनिक काल आया था तो उसमें हमारे सबसे पहले कौन आए थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, कब आए थे वो आए थे हमारे 1850 से 1900 तक के। ठीक है, फिर 1900 से 1920 तक जो क्या, उसके बाद द्विवेदी युग आया। द्विवेदी के बाद आपको पता ही छायावाद आया, प्रकृतिवाद आया, प्रयोजनवाद आया। तो इसी तरीके से जो काल हुआ तो इसके बाद जो हमारा छायावाद आया, छायावाद। ठीक है, तो ये छायावाद के क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन थे, तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, और इन्हीं को आधुनिक कवि के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अतिरिक्त आपको ये भी बताया जा सकता है कि ये केवल अकेले नहीं थे, मतलब कि इनके साथ 3 लोग और थे और इन चारों को मिलकर क्या बोला जाने लगा, छायावाद के जो स्तंभ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि छायावाद के स्तंभों में कौन कौन शामिल है, इसका मतलब कि छायावाद में जो जयशंकर जी इन्होंने मेन रोल अदा किया और इनके साथ जो बाकी भूमिका में थे वो कौन थे, उनके बारे में जानेंगे। पहले थे जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपको, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उसके बाद हमारे आए थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद कौन आए थे, इसके बाद आए थे सुमित्रानंद पंत। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सुमित्रा पंत। ठीक है, सुमित्रानंद पंत आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे आई थी हमारी महादेवी वर्मा। ठीक है, तो एक तरीके से इन चारों को क्या बोला गया, इन चारों को बोला गया था ये द्विवेदी छायावाद का जो 4 स्तंभ है, 4 स्तंभ है। ठीक है, तो ये 4 स्तंभ हैं, ये 4 क्या हैं, स्तंभ हैं, याद रखना है। ये 4 स्तंभ है हमारे किसके, छायावाद के। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी एक बहुत ही महान कवि थे, बहुत ही बड़े उपन्यासकार थे। ठीक है, इनकी जो भूमिका रही है हमारे लिए बहुत ज़्यादा आदरणीय है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में बात करेंगे। देखो, जो महान कवि हमारे जयशंकर प्रसाद जी थे, इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889। ठीक है, कब हुआ था, 1889 को इनका जन्म हुआ था। उसके बाद अगर हम इनके स्थान की बात करें तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, जो यूपी में। ठीक है, यूपी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात करेंगे तो वाराणसी। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको। अब यहाँ देखो इनकी विधाएं, मतलब कि किन विधाओं के लिए ये प्रसिद्ध थे, किन विधाओं के लिए इनको जो है पुरस्कार वगैरह मिले। तो ये एक बहुत ही बड़े कवि थे। ठीक है, कवि मतलब काव्य वगैरह लिखते थे। उसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे। उपन्यास के साथ इन्होंने कहानी भी लिखी है, नाटक भी लिखे हैं। ठीक है, तो ये नाटककार भी थे, कहानीकार भी थे, तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। अब यहाँ तक कि 72 मतलब 72 इनकी जो है कहानियाँ मानी जाती हैं, 75। ठीक है, चलो अब यहाँ चल लेते हैं काव्य रचनाएं। अब इनकी काव्य रचनाओं के बारे में जानेंगे। देखो, जहाँ पर ट्रिक की जरूरत होगी वहाँ पे हम लोग ट्रिक यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमें दिमाग लगाना होगा वहाँ पे दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग जाएंगे कहाँ पर, इनकी काव्य रचनाओं पर, कि इन्होंने कौन कौन सी काव्य रचनाएं लिखी हुई हैं। सबसे पहली है इनकी उर्वशी। तो आप लोग को याद रखना है, उर्वशी जो है 1909 में आई थी। ठीक है, याद रखेंगे, उर्वशी जो है 1909 में आई थी और ये इनकी प्रथम थी। ठीक है, अगर आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम काव्य रचना कौन सी है, तो प्रथम काव्य रचना इनकी क्या है, उर्वशी। याद रहेगा, उर्वशी इनकी क्या है, प्रथम काव्य रचना है। उसके बाद है यहाँ पे वन मिलन।
तो वन मिलन, दूसरा क्या आया था, वन मिलन, और उसके बाद है अयोध्या का उद्धार। ठीक है, अब आपसे इतना बोलूंगी, ऐसे याद कर लो कि जयशंकर प्रसाद जी कहाँ गए थे। एक दिन जयशंकर प्रसाद जी अपनी बहन के उर्वशी के साथ, तो मैं आपको ट्रिक से थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी, आई होप आप अच्छे से समझ सको। आपको देखो, जयशंकर प्रसाद के सिस्टर बना दो किसको, उर्वशी को। ठीक है, अब जब बहन है तो सीधी सी बात है, बहन का पहला अधिकार होगा भाई पे, इतना याद रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रथम। ठीक है, प्रथम बहन क्या है, उर्वशी है, और प्रथम जो इनकी काव्य रचना वो क्या हो जाएगी, उर्वशी हो जाएगी। तो देखो, जयशंकर प्रसाद जी अपनी सिस्टर उर्वशी के साथ कहाँ गए थे, एक दिन वन में गए थे, है ना, कहाँ गए थे, वन मिलन में गए थे। मतलब मिलन मतलब मेला समझ लो। तो वन में एक मेला लगा हुआ था इस तरीके से। ठीक है, और ये जो वन में मेला लगा था, ये कहाँ लगा था, ये लगा था अयोध्या में। तो यहाँ अयोध्या का उद्धार क्या हो जाएगा, अयोध्या का उद्धार किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की है। देखा, ठीक है। अब देखो, जब वो अयोध्या में गए अपनी उर्वशी के साथ, वन मेले में गए, और वहाँ पर वन मिलन कहाँ लगा था, अयोध्या में लगा था। तो वहाँ पर आपने देखा होगा, वहाँ जितने भी मेले में लोग थे, सबने अपने कानों में क्या पहना था, कुसुम पहना था। मतलब कि कानों में फूलों के क्या पहनी थी, कानों में वो पहना था, कुछ होता है जो माला टाइप की। ठीक है, तो इतना याद रहेगा। अयोध्या में गए और जब उन्होंने देखा कि अरे यार, अयोध्या में तो सबने कानों में कुंडल पहने हुए हैं, फूलों के कुंडल पहने हुए हैं, कानन क्या हो जाएगा, कानन कुसुम हो जाएगा, याद रहेगा। इसके बाद क्या होता है, देखो, जब उन्होंने देखा कि सबने कानों में कुंडल पहने हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि वहाँ पर सभी क्या है, महाराणा प्रताप जैसे राजा हैं। अगर उन्होंने किसके फूल पहने हैं, उन्होंने अगर कुसुम फूलों के फूल मतलब फूलों के कान में कुंडल पहने हैं, तो महाराणा प्रताप जैसे या महाराणा राजा जैसे क्या लग रहे हैं, राजा जैसे लग रहे हैं सारे के सारे। तो याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर क्या हुआ, जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर लोग चित्र बना रहे हैं, है ना। वो जो राजा थे, जो महाराणा प्रताप जैसे दिख रहे थे राजा, उन जिन्होंने कानों में कुसुम पहना था, तो वो कैसे दिख रहे थे, वो वहाँ पे चित्र बना रहे थे। ठीक है, तो वो वहाँ पे चित्र बना रहे थे। इतना याद रहेगा। कैसे याद रहेगा, आप उनकी कहानी कैसे याद रहोगे कि एक दिन वो अपनी बहन उर्वशी के साथ वन मिलन में गए, और वन मिलन में जाने के बाद, और वन मिलन कहाँ लगा था, अयोध्या, अयोध्या का उद्धार। वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि सबने कानों में क्या पहने थे, कुसुम पहने थे, और वो महाराणा का उद्धार, महाराणा जैसे दिख रहे थे, और जो राजा जैसा दिख रहे थे, वो क्या बना रहे थे वहाँ पे, वो वहाँ पे चित्र बना रहे थे। ठीक है, तो चित्राहार क्या हो जाएगा, इनकी रचना हो जाएगी। अब यहाँ देखो, नेक्स्ट क्या है हमारी, देखो, जब वो चित्र बना रहे थे, तो उस चित्र में क्या थे, मतलब उस चित्र में ऐसा कोई दृश्य बना था, ऐसा दृश्य बना था जो प्रेम को दर्शा रहा था, जो प्यार को दर्शा रहा था, है ना। तो यहाँ पर ये देखो, वो प्रेम को दर्शा रहा था, और जब उसके इस प्रेम भरे चित्र को जयशंकर प्रसाद और उनकी बहन उर्वशी ने देखा, तो उनकी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए, आंसुओं की क्या आ गई, लहर आ गई। और जब आंसुओं की लहर आ गई, तो वहाँ पर जो कामयानी मतलब काम मतलब कि शांत रहना, तो वो क्या हो गए, मतलब ऐसे याद कर लो कि उनकी आंखों में आंसू आ गए लहरों के साथ और झरनों के साथ। और जब उनकी आंखों में लहरों और झरनों के साथ आंसू आए, तो उन्होंने अपने आप को क्या किया, वहाँ पे शांत किया। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कामायनी, झरना, ये किनकी रचना है, ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, अब देखो, आपको यहाँ पे आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि जो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनकी अंतिम काव्य कौन सा है। ठीक है, तो अंतिम काव्य इनके 4 हैं। ठीक है, कौन से हैं, एक आंसू, लहर, कामायनी और झरना। ठीक है, कामायनी इनकी क्या है, इनकी आखिरी वो है। ठीक है, अंतिम रचना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंतिम रचना कौन सी है, तो 4 ऑप्शन में अगर आंसू लिखा होगा तो आप आंसू लगाओगे, लहर, कामायनी या झरना। ठीक है, याद रहेगा, ये 4 इनकी अंतिम रचना है, याद रहेगा। चलो, अब नेक्स्ट चलते हैं इनकी कहानियों में। देखो, कहानी में क्या हो जाएगा, इन्होंने कहानी कौन कौन सी लिखी है। सबसे पहली इनकी जो कहानी आई थी 1912 के इंदु पत्रिका में इनकी छापी गई थी। इंदु पत्रिका में 1912 में ग्राम इनकी जो है कहानी पहली छापी गई थी, और ये जो ग्राम है इनकी प्रथम कहानी है, याद रहेगा। ग्राम क्या है, इनकी प्रथम कहानी है, इसको याद रखना है आप लोगों ने। चलो, अब यहाँ आ जाते हैं छाया, ग्राम। उसके बाद आपको पता ही है क्या हुआ, फिर जब उनकी आंखों में आंसू आ गए, और वो जब वो चले अपने घर चले गए, उन्होंने अपने आप को क्या किया, धीरज से अपने आप को काम किया, शांत किया, और फिर वो कहाँ चले गए, अपने घर चले गए। और जब वो अपने घर चले गए, अपने ग्राम चले गए, ग्राम जब पहली बार ग्राम गए, मतलब कि मेला देख के पहली बार ग्राम गए, तो आप जान जाओगे कि ग्राम क्या है, इनकी प्रथम रचना है, याद रहेगा। चलो, अब देखो, ग्राम में आपको पता है छाया होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वृक्ष होते हैं, जैसे शहरों का हाल है वैसा गांव का हाल नहीं है। ठीक है, तो ग्राम में क्या होती है, बहुत सारी छाया होती है, तो छाया क्या हो जाएगी, इनकी कहानी हो जाएगी। उसके बाद है प्रतिध्वनि, वहाँ पर बहुत ही सुबह सुबह अगर आप उठो तो आपको कैसे ध्वनि सुनाई देती है, किसकी ध्वनि सुनाई देती है,
कब कहीं मुर्गे बांक रहे हैं उठाने के लिए, कहीं पर लहरों की छलछल है, पानियों का बहाव है, कहीं पर पक्षी चीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ग्राम है, ग्राम में छाया है, प्रतिध्वनियाँ है, रोज दिन, प्रति मतलब प्रतिदिन, प्रति मतलब प्रतिदिन क्या होता है, हमें वहाँ पे ध्वनि सुनाई देती है प्रतिदिन, ठीक है। आकाशदीप, बहुत बड़े क्या है, आकाशदीप है, नदियाँ हैं, आकाशदीप है ना, कहाँ है, गांव में है, ठीक है। और गांव में कौन गया था, जयशंकर प्रसाद जी गए थे। तो ऐसे करके आप लोगों को इसको याद रखना है, ठीक है। चलो उसके बाद है इंद्रजाल। आपने देखा होगा शहरों के अकॉर्डिंग हमारे गांव में इंद्रजाल बनते हैं, है ना, इंद्रधनुष बनता है, इंद्रदाल बनता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे, सिर्फ एक गाँव से आपको इतनी सारी याद हो जाएंगी। और आपको पता है कि आंधी तूफान, आंधी कहाँ आती है सबसे ज़्यादा, गांव की तरफ आंधी आ जाती है ना। आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि अगर आंधी तूफान आ जाता है तो हमारे पास क्या होता है, हम लोग पेड़ की छाया में चले जाते हैं। आंधी तूफान आएगा तो धूल मिट्टी धुआं ये सब कहाँ होगा, गांव में ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी बहुत है ना, तो यहाँ पे धुआं भी है, ठीक है। तो आंधी भी कहाँ आती है, गाँव में, धुआं हो जाता है सब जगह, ठीक है। पत्थर की पुकार, मतलब कि हर एक पत्थर वहाँ पर बोलता है, गांव में हर एक पत्थर क्या करता है, बोलता है, पुकारता है, क्योंकि उसमें क्या है, जान है। यहाँ तो निर्जीव वस्तु है, लेकिन वहाँ पर पत्थर में भी क्या भगवान दिखते हैं हमें। तो जब पत्थर में भगवान दिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उसको हम पूजेंगे। तो देखो आपको मैंने बस थोड़ी सी एक ट्रिक बताई, सिर्फ एक शब्द को लेकर आपको सारी चीज़ें याद हो गई। अब एग्जामिनर अगर आपसे पूछ लेगा कि आकाशदीप कहाँ, किसकी रचना है, तो आपको पता होगा कि आकाशदीप हमने ग्राम में पढ़े थे, गांव में हमारे आकाशदीप होते हैं, या इंद्रजाल गांव में होते हैं, आंधियाँ गांव में जलती है। और गांव में कौन गया था, उर्वशी और जयशंकर जी गए थे मेला देखने के बाद, तो याद रहेगा। चलो अब आ जाते हैं हम लोग उपन्यास पढ़ लेते हैं। उपन्यास में ऐसे ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो 3 ही है, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। देखो उपन्यास इनका क्या क्या था, कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल, तितली, इरावती क्या था, इनका उपन्यास था, ठीक है। कंकाल, तितली और इरावती इनका क्या था, उपन्यास था। अब यहाँ पर एग्जामिनर पूछ लेगा कि अधूरा उपन्यास क्या है इनका, अधूरा उपन्यास क्या है। तो आपको बता दूं, जो इरावती है इनका अधूरा उपन्यास है। तो एग्जामिनर यहाँ से ही पूछ सकते हैं, नंबर यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। उसके बाद नाटक में चलेंगे इनके, तो नाटक का मतलब यहाँ देखो, सज्जन है, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त इन्होंने लिखा है, स्कंदगुप्त ने लिखा है, और ध्रुव स्वामिनी, ये सारे किसके हैं, हमारे जयशंकर प्रसाद जी के क्या है, नाटक हैं। क्या है, सज्जन पुरुष, है ना, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त। बस इतना याद रखो कि एक याद कर लो, इससे आपकी ट्रिक बन जाएगी। कैसे कि जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त क्या लिया है, नाटक लिखा है, ठीक है। चंद्रगुप्त का भाई कौन है, स्कंदगुप्त, ऐसे याद कर लो। ये 2 भाई हैं, और इन दोनों में क्या है, ये दोनों कैसे हैं, इंसान सज्जन है, ये दोनों ही कैसे हैं, सज्जन पुरुष है ना। ध्रुव स्वामिनी, अपनी जो भूमि है ये उसके स्वामी है ना, और उसके अधिकार के लिए उसको आज़ाद करने के लिए ये शत्रु से लड़ जाते हैं। तो अजात शत्रु याद रहेगा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, सज्जन और ध्रुवती इनकी क्या है, नाटक है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया इनकी टोटल कवि रचनाएं, कहानियां बता दी हैं, उपन्यास बता दिए, नाटक बता दिए हैं। अब मैं आप लोगों को इनको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताने वाली हूँ, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन से पुरस्कार इनको मिले हैं, ठीक है। चलो